हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। फिर दोस्तों, आज दिवाली है। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। खूब धूम धूम धड़ाके मचेंगे अभी शाम को। और मच भी रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कमरा बहुत अंदर है तो सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। दोस्तों, पता है, आज हम लोग को बीएनएसएस पढ़ना है। और बीएनएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है, गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। तो गिरफ्तारी के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या होता है गिरफ्तारी में। मतलब, अगर आपको पुलिस उठा के लेके जाती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उठाकर लेके जाएगी, या किसी भी व्यक्ति को अगर वो अपराध करता है और उसे पुलिस उठाकर लेके जाती है, तो क्या होता है उसके बाद? क्या पुलिस ऐसे ही ले जाके सीधे जेल में ठूस देती है, या फिर व्यक्ति का कोई भी अधिकार होता है किसी, जैसे लोगों के अधिकार कुछ होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है कि गिरफ्तारी से संरक्षण हो, या गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तारी हो रही है तो अपना अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है जानना उसके बारे में, आरोप क्या लगा है, हाँ, गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रहे हैं आपको, और किसको बताया जाना चाहिए इस बारे में। आपकी जैसे अभियुक्त व्यक्ति है जो अपराध करता है, या कोई किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, तो उसमें अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो क्या उसी व्यक्ति को बताया जाएगा उसकी गिरफ्तारी के बारे में कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है इस कारण से, या फिर उसके फैमिली में किसको, किसी को बताया जाएगा, या मित्र को बताया जाएगा, रिश्तेदार को बताया जाएगा, किसको बताया जाएगा? और उसके बाद गिरफ्तारी जब हो गई है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? क्या 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 आपकी गिरफ्तारी, आपके कपड़ों को निकाल लिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है अभी आगे पढ़ते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है? पहले हम लोग पढ़ेंगे बैरक, उसके बाद देखेंगे चार्ट जो हम लोग बनाए हैं। जैसा कि हम लोग पहले करते थे कि एमसीक्यू भी लगाते थे साथ में, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते थे, तो यार दो सेक्शन पढ़ाने पर, दो सेक्शन पढ़ने पर 2 घंटे का वीडियो हो जाता था, 2.5 घंटे का हो जाता था, तो बोर हो जाते थे हम लोग। तो जो एमसीक्यू है और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये इसके पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है? अभी फिलहाल पार्ट 1 बनाते हैं। और बेयर एक्ट पहले देखते हैं कि बीएनएसएस क्या कहती है गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया में। देखिए, धारा 47 से ऊपर, मतलब आगे है गिरफ्तारी का प्रोसेस, जो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, धारा 47, एक तो 35 में है, बीएनएसएस धारा 35 में है। और गिरफ्तारी की क्या, कैसे गिरफ्तारी, क्या क्या सारा प्रावधान 35 में है। इसके बाद 47 से लेके आगे है, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, ठीक है? देखते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ है, क्या क्या प्रावधान है, जो भी होगा एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान थोड़ा देंगे तो हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग को धारा 47 पढ़ना है। धारा 47 क्या है? धारा 47 है भैया, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। ये बेयर एक्ट है, क्योंकि मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया है, इसलिए जैसे किताब में, जैसे बुक फॉर्म में है, होता है वैसे बुक फॉर्म में नहीं है। जो हेड नोट है होता है, जैसे हम लोग की किताबों में क्या होता है, बेयर एक्ट में हेड नोट पहले से इतना बड़ा सेक्शन लिखा होगा, उसके बगल में हेड नोट लिखा होता है, फिर नीचे डिस्क्राइब होता है सेक्शन का। तो वो चीज नहीं है। ये हम लोग, हमने गूगल से चूंकि डाउनलोड किया है, बीएनएसएस अभी आया नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको पता है ये कितना गंदा उसका वो दिखता है, तो ये मैंने ऐसे ही डाउनलोड किया था। देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों, एक तो गिरफ्तारी के आधार, ठीक है, और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। अब ये सूचना देगा कौन? इसमें तो बता दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, किसको सूचना दिया जाना है? सूचना तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को देना है, लेकिन ये सूचना कौन देगा, ये हेड नोट में से तो पता नहीं चल पा रहा है। सूचना दिया जा रहा है, और 2 प्रकार की सूचना है यहाँ पे। एक तो गिरफ्तारी के आधार की, और दूसरा जमानत के अधिकार की, ठीक है? तो धारा 47 में, धारा 47 में कितने अधिकार हैं, कितने प्रकार की सूचना दी जा रही है? अरे रुकिए, इसको मैं बताता हूँ। धारा 47 में सूचना दिया जा रहा है, ठीक है? सूचना दिया जा रहा है, और किस चीज की सूचना है? तो यहाँ पर 2 प्रकार की सूचना है। एक तो गिरफ्तारी के आधारों की सूचना है, ठीक है, और दूसरा
हेड नोट से ही अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेड नोट से ही पढ़ रहे हैं कि हेड नोट क्या कह रहा है। अभी सेक्शन तो बाकी है, अभी वो कुछ खंड में डिवाइड किया गया है, अभी देखेंगे कि कितने खंडों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये धारा है, मेन हेड नोट है, तो इसको, ये तो मेन पैरा है, इसके बाद कितने खंड में इसको डिवाइड किया गया है, एक खंड है, दो खंड है, तीन खंड है, अभी वो भी देखेंगे। पहले हेड नोट से क्या पता चल रहा है वो देख रहे हैं। हेड नोट से पता चल रहा है कि धारा 47 है, धारा 47 में सूचना दिया जा रहा है। देखिए ये सूचना दिया जा रहा है, ये देखिए सूचना सूचना दिया जा रहा है, और उसके बाद किसको सूचना दिया जा रहा है, तो व्यक्ति को। कौन सी सूचना दी जा रही है, तो एक गिरफ्तारी के आधार की, और दूसरा है जमानत के अधिकार की। ठीक है, कि आपको जमानत का अधिकार है, और जमानत का अधिकार, गिरफ्तारी से संरक्षण, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ। धारा आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 22 का पहला उपखंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़ के कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं पूरा सीधे सीधे अब कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चला दूंगा। फिर आप लोग बताइए यार, बताया करिए क्या चलाना है। देखिए, एक तो गिरफ्तारी के आधार की सूचना मिल रही है, और दूसरे जमानत के अधिकार की मिल रही है। और किसको मिल रही है, तो ये सूचना किसे मिल रही है, तो व्यक्ति को। किस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार हो रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना मिल रही है। अब आइए पूरा हेड नोट पढ़ते हैं। तो हेड नोट तो पढ़ लिया, अब सब कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, सेक्शन में क्या है। देखिए भैया, धारा 47 दिख रहा होगा आपको। इसमें कुल मिलाकर कितने खंड हैं, एक खंड ये हो गया, और एक खंड ये हो गया, तो कुल कितने खंड है। इसके बाद धारा 48 आ गया। तो धारा 47 में कितने खंड हैं, तो दो खंड है धारा 47 के, पहला है और दूसरा है। ठीक है, धारा 47 के दो खंड है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, आके आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले में, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो वारंट के बिना यहाँ पर गिरफ्तार कर रहा है, कौन कर रहा है, तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी। नहीं, यहाँ पर कौन कर, प्रत्येक पुलिस अधिकारी नहीं, पुलिस अधिकारी कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी कर रहा है या अन्य व्यक्ति। अब बताइए, गिरफ्तार कौन कौन कर सकता है। मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया है, पीछे जाके देखेंगे कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है। तो गिरफ्तार कौन कौन कर सकता है, चलिए मैं बता देता हूँ। गिरफ्तारी कर सकता है या तो पुलिस, ठीक है, या तो फिर प्राइवेट पर्सन। ठीक है, और या तो फिर मजिस्ट्रेट। ठीक है, एमजी यानी मजिस्ट्रेट। तो गिरफ्तारी कौन कर सकता है, गिरफ्तारी पुलिस करता है, कर सकता है प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन में आपको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि ये मुजरिम है या संज्ञेय अपराध कोई किया है, वो प्राइवेट पर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो उसको पुलिस अधिकारी को सौंपेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट भी अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका आप लोग सेक्शन कोट करिए जल्दी से कमेंट में। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये कह रहा है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति कर क्या रहे हैं, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति कर क्या रहे हैं, उस व्यक्ति को उस अपराध की, किस चीज की, उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जिस अपराध के लिए वह गिरफ्तार किया गया है उस अपराध की एक तो पूर्ण विशिष्टियां बताएंगी। ठीक है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। अब पहले खंड में तो पता चल गया, एक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि गिरफ्तार करने वाला, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, गिरफ्तार करने वाला नंबर एक है, ये पहला है। ठीक है, पहले उपखंड में है, धारा 47 के पहले उपखंड की हम का चार्ट थोड़ा सा बना रहे हैं। गिरफ्तार करने वाला क्या करेगा, सूचना देगा। ठीक है, सूचना किस चीज की देगा, तो यहां पर क्या कहा है, क्या कहा है कि जिसके लिए, उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां देगा।
ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार देगा। अब पहला क्या करेगा, गिरफ्तारी की पूर्व विशिष्टि, ठीक है, गिरफ्तारी की पूर्ण विशिष्टियां, ठीक है। एक तो गिरफ्तारी की पूर्व विशिष्टियां देगा, चाहे वो गिरफ्तार करने वाला कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, पी पुलिस, या फिर पीपी यानी प्राइवेट पर्सन, कोई भी हो। सूचना क्या देगा, गिरफ्तारी की पूर्व विशिष्टियां देगा, विशिष्टियों की सूचना देगा, मतलब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और या फिर गिरफ्तारी का कोई अन्य आधार है तो वो, या अन्य आधार, ठीक है। तो यहाँ पर ये धारा 47 का उपखंड एक पूरा हो गया। उपखंड एक कह रहा है कि गिरफ्तार करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो, वह गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को पूर्व विशिष्टि देगा, इस चीज की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है उसकी पूर्व विशिष्टि देगा, और अन्य आधार देगा अगर कोई हो तो गिरफ्तारी का, ठीक है। तुरंत संसूचित करेगा तुरंत, ठीक है, एट वंस। अब दूसरा उपखंड पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, देखिए। दूसरे में है भैया, ये देखिए दूसरा है ना, यहाँ पर जहां कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस अधिकारी है, अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, अब यहाँ पर एक स्टॉपेज लगा दिया गया है कि अजमानतीय अपराध के अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति, ठीक है, मतलब पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अजमानतीय अपराध नहीं कारित किया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, ये कह रहा है कोई भी पुलिस अधिकारी है, वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है बिना वारंट के, लेकिन उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो अजमानतीय नहीं है, अजमानतीय नहीं है, जमानतीय है, क्योंकि यहां पर कहा गया है अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, मतलब अगर अजमानतीय अपराध से अपराध कारित कर रहा है वो व्यक्ति, तब ये उपधारा 2 उसके लिए नहीं है। उपधारा 2 प्रोसेस बता रहा है कि जब ऐसा अपराध कारित किया हो व्यक्ति ने जो अजमानतीय ना हो, ठीक है, यानी कि जमानतीय हो, ठीक है, बेलेबल हो, तब की प्रक्रिया बता रहा है। वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा, क्या सूचना देगा, कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है, कहाँ छोड़े जाने का हकदार है, जमानत पर, और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे। अब यहाँ पर क्या सूचना दे रहा है, अब यहाँ पर सूचना कौन दे रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर सूचना दे रहा है पुलिस अधिकारी केवल, यहाँ पर प्राइवेट पर्सन नहीं है, ठीक है। ऊपर पुलिस और प्राइवेट पर्सन दोनों है, लेकिन यहाँ पर पुलिस और प्राइवेट पर्सन नहीं है। देखिए उप धारा 1 में क्या कह रहा है, उप धारा 1 में कि गिरफ्तार करने वाला कौन है, कौन कर रहा है गिरफ्तार, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो पुलिस है और दूसरा है प्राइवेट पर्सन, ठीक है। एक तो पुलिस है, दूसरा प्राइवेट पर्सन, लेकिन दूसरे में जो है गिरफ्तारी कर रहा है वो कौन कर रहा है, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर कर रहा है। पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार किसको कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसने जमानती अपराध किया, ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें जमानत मिल सकता हो, ठीक है। और कब, जब बिना वारंट गिरफ्तार किया हो तब के लिए प्रोसेस है, बिना वारंट ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कोई जमानती अपराध किया है, तब उसको ये सूचना देगा, अरे उसको ये सूचना देगा, क्या करेगा, सूचना देगा, ठीक है, सूचना देगा। समझ में आ रहा है ना भैया, सबको सही चल रहा है ना वहां पे, आप इसका थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। हेलो, 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 हाँ अब सही जा रहा है, वो बहुत चिल्ला रहा था यार। हेलो, 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 हेलो,
आप सही चल रहा है। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सूचना देगा। ठीक है, क्या सूचना देगा? यहाँ पर दो सूचना देगा। एक तो हुआ कि उसे जमानत का अधिकार है। ठीक है, और दूसरा सूचना देगा कि प्रतिभुओं का इंतजाम करे। प्रतिभु यानी श्योरिटी, जो जमानत जो कराएंगे, ठीक है, जो गारंटर बनेंगे, जो कहेंगे कि जमानत कर दीजिए, ठीक है, प्रतिभुओं का इंतजाम करे। ठीक है, ये दो चीज कहेगा। कौन कहेगा? तो पुलिस ऑफिसर कहेगा। पुलिस ऑफिसर सूचना देगा उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है। सूचना किसे देगा? तो गिरफ्तार व्यक्ति को। ठीक है, इसका मैं चार्ट भी बनाया हूँ, आप लोग को दिखा दूंगा। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सूचना देगा किसे? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जिसने अजमानती अपराध किया है। अगर जमानती अपराध किया गया है उसके लिए प्रोसेस है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये सिर्फ ये इसलिए है कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति हो, वो गिरफ्तार किया गया हो तब। ठीक है, तो जमानत का अधिकार है और प्रतिभों का इंतजाम करिए। ये दो चीज धारा 47 यहाँ पे कंप्लीट हो गया भैया। अब आपको मैं धारा 47 का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाहर निकलता हूँ पहले। देखिए, धारा 47 का यहाँ पर चार्ट है आपके सामने। आप धारा 47 को आर्टिकल 22(1) के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब 22(1) क्या है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बिना बिना अवगत कराए निरोध में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तारी के कारण को बिना बताए आप उसको अवरुद्ध नहीं कर सकते। अब आपको गिरफ्तारी का कारण बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ। लाल चलेगा? हाँ चलेगा। देखिए, धारा 47 क्या है? ज्यादा ही हो गया यार कुछ। धारा 47 क्या है कि हमने पढ़ा अभी कि जो गिरफ्तार किया जाएगा व्यक्ति उसको सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो। पहले खंड में पुलिस और प्राइवेट पर्सन दोनों है, दूसरे खंड में सिर्फ पुलिस है। धारा 47 के दो खंड है। देखिए, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, मैंने आपको बताया ही था। तो एक तो सूचना देगा। ठीक है, किस चीज की सूचना देगा? तो एक तो अपराध की सूचना देगा कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है। और दूसरा क्या? दूसरा गिरफ्तारी के अन्य आधार की सूचना देगा। ठीक है, अब दूसरा खंड है कि जमानतीय अपराध में पुलिस अधिकारी सूचना देगा। जमानती अपराध में मतलब अगर उस व्यक्ति ने जमानती अपराध किया है, मतलब ऐसा कोई अपराध किया है जो अजमानतीय ना हो। ठीक है, अगर जमानती अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो उस मामले में वो सूचना देगा। ठीक है, कि नंबर दो सूचना देगा, मैंने बताया था। एक की जमानत का हकदार है और दूसरा प्रतिभोग का इंतजाम करे। ठीक है, जमानत का हकदार है, प्रतिभोग का इंतजाम करे। तो ये धारा 47 था, बड़ा इजी था भैया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए अब धारा 48 पे आते हैं, देखते हैं 48 क्या है। ठीक है, देखिए, अब धारा 48 है कि गिरफ्तार करने वाली व्यक्ति की। ठीक है, ये है धारा 48 का हेड नोट। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता पुलिस अधिकारी बाध्य है। किस चीज के लिए बाध्य है? तो सूचना देने के लिए। किसको सूचना देगा? तो अब पहले में था कि गिरफ्तार व्यक्ति को ही सूचना दिया जा रहा था। अब इसमें है कि या तो नातेदार को सूचना देगा या फिर मित्र को सूचना देगा। और यह बाध्यता है, यानी मैंडेटरी है, सूचना देना ही है कि आप सूचना गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे गिरफ्तारी के बारे में या हम गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रहे हैं, ये सब के बारे में सूचना देना। नोट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। कौन जानकारी देगा? वो इसमें लिखा है। तो जो गिरफ्तार कर रहा है वही ना देगा भैया। देखिए, धारा 48 का पहला उपखंड है। इसमें कितने कितने उपखंड है तो ये देख लीजिए। अच्छा, नहीं, पहले देख लेते हैं कितने उपखंड है। आप लोग को एक एक चीज सीरियल से बताना है भाई। देखिए, धारा
48 के कुल मिलाकर 4 खंड हैं, ठीक है। कितने खंड हैं? 4। अरे यार पूरा नहीं आएगा। धारा 48 के भैया 4 खंड हैं, ठीक है। पहले खंड में क्या कहता है कि इस संहिता के अधीन, अब कौन सी संहिता है भैया? ये संहिता तो बीएनएसएस है। अब मैं इतना स्टार्टिंग लेवल से बता रहा हूँ ना कि एलएलबी वाले बच्चे, चाहे जुडिशरी वाले, चाहे जो भी है, एकदम जीरो लेवल से भैया। इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि गिरफ्तारी कौन कर रहा है? धारा 48 में गिरफ्तारी कौन कर रहा है? 47 में कौन कर रहा था? तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति कर रहा था, पहले उपखंड में, और दूसरे उपखंड में खाली पुलिस अधिकारी। अब यहाँ पर क्या है, पहले उपखंड में तो दिया गया है कि पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति तो गिरफ्तारी कर रहे हैं, ठीक है। इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, ठीक है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, ठीक है, अन्य व्यक्ति को, एक तो मित्र, दूसरा नातेदार या अन्य व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट को तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को। अब ये पदाभिहित क्या है? तो धारा 37 आप लोग पढ़ेंगे ना, 37 में ही है ना भैया? 37 में पदाभिहित पुलिस अधिकारी। हाँ 37 में ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा आगे पीछे। ये डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की राज्य सरकार नियुक्ति करता है। धारा 37 आप लोग पीछे जाके पढ़ लीजिए यार, कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है अगर हर चीज दोहराता हूँ तो। फिर टेक्निकल टीम बोलती है कि बहुत ज्यादा लंबा कर रहे हैं, भैया लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं जो। तो भैया पढ़ते हैं फिर से एक बार। बीएनएसएस के अधीन अगर कोई गिरफ्तारी कर रहा है, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर वो गिरफ्तारी कर रहा है तो उस गिरफ्तार, अगर जैसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसके बारे में सूचना देगा। क्या सूचना देगा? चाहे ऐसी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना देगा कि क्यों कर रहा है, कैसे, और उस स्थान के बारे में जहां वो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया होगा। तो सूचना किसे दिया जाएगा? एक तो मित्र को दिया जाएगा, दूसरे नातेदार को दिया जाएगा, और तीसरे उस, या तो उस व्यक्ति ने जो इसको बताया हो कि इसे सूचना दिया जाए, या नाम निर्दिष्ट किया हो गिरफ्तार हुए व्यक्ति ने, उसे दिया जाएगा, या फिर तो वो तो उन लोगों को तो दिया जाएगा, एंड यानी तथा प्लस जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत सूचना देगा। तो अब यहाँ पर सूचना देने का कहाँ पे बनाऊं चार्ट? चलिए एक सादा चार्ट बना दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ। देखिए इसको, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कौन सा रखूँ? ये रख दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये रख दे रहा हूँ। देखिए पुलिस अधिकारी किसको सूचना देगा? अरे यार ये तो बहुत मोटा है। देखिए सूचना कौन देगा? तो कोई भी पुलिस ऑफिसर देगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर क्या देगा? सूचना। किस चीज का सूचना देगा? तो या तो गिरफ्तारी की सूचना देगा, और किस चीज की देगा? और किस चीज की सूचना देगा? स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। कौन सा स्थान? तो जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। एक तो गिरफ्तारी का, और दूसरे वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है। अब कौन सी सूचना देगा? किसको सूचना देगा? तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति है यार, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, सॉरी उसके लिए। देखिए या तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ठीक है, अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति क्या करेगा? सूचना देगा। किसको सूचना देगा?
तो यहाँ पर 3 लोगों को सूचना, पहले तो उसके मित्र को, ठीक है, या नातेदार को, या जिसको गिरफ्तार व्यक्ति कहे सूचना देने के लिए, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा किससे देगा सूचना? एक तो मित्र को देगा, नातेदार को देगा, या तो फिर नाम निर्दिष्ट को देगा। और ये अगला कहा गया, ये दूसरा, जिले में जिले में पदाभिषेक पुलिस अधिकारी को देगा, तो ठीक है। पदाभिषेक पुलिस ऑफिसर को देगा, जो कि जिले के पदाभिषेक पुलिस अधिकारी को देगा, जो इसीलिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, कि इसका काम क्या होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना रखना, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या सारा डिटेल, मतलब ये इसका रखने का काम होता है। राज्य सरकार इसको नाम निर्दिष्ट करती है। धारा 37 पढ़ लीजिए, बीएनएसएस का ही ये रहा। अब आते हैं अपने पीडीएफ पे, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया, पहला पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा उपखंड क्या कहता है? दूसरा उपखंड कहता है भैया कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, किसको? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, कौन? यहाँ पर पुलिस अधिकारी, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में बताएगा। अब उपधारा 1 के कौन कौन से अधिकार हैं? पुलिस अधिकारी उसको बताएगा कि आप सूचना दे सकते, मतलब आप जिसको कहिए मैं सूचना दे दूं, एक तो, और दूसरा आपको गिरफ्तारी का अधिकार है। आर्टिकल 22(1) का संरक्षण आपको प्राप्त है, हर चीज, ठीक है, वो बताएगा उपधारा 1 के बारे में, जो भी उसके अधिकार हैं, ये सब सूचित उचित करने वाला। तीसरा उपखंड पढ़ते हैं। इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है, ठीक है, पुलिस थाने में रखे जाने वाली ऐसी पुस्तक में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएगी। क्या किया जाएगा इसमें? धारा 48 के उपखंड 3 में क्या कह रहा है कि प्रविष्टि की जाएगी। किस चीज की प्रविष्टि? तो गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है, इसकी प्रविष्टि, ठीक है, इस चीज की प्रविष्टि की जाएगी, ठीक है, प्रविष्टि इसकी होगी। इसकी प्रविष्टि होगी भैया, इस चीज की प्रविष्टि होगी कि गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है। कहाँ प्रविष्टि होगी? तो रजिस्टर कहाँ लिखा है? हाँ, रखे जाने वाला, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में, यानी कि पुलिस डायरी में। इसमें, इसको पुलिस डायरी कह सकते हैं, या या रजिस्टर कह सकते हैं, या पुलिस डायरी कह सकते हैं, या रजिस्टर, ठीक है। पुलिस थाने में रखे जाने वाले रजिस्टर में तुरंत यह प्रविष्टि करेगा, यानी कि लिखेगा, नोट डाउन करेगा, अंकित करेगा कि हमने सूचना किसको दिया है। ये आप लोग को पता है, साक्ष्य में बहुत काम आता है ये चीज। साक्ष्य जब दिया जाता है ना कोर्ट में, तो ये साक्ष्य में बहुत काम की चीज है भैया। क्या उपखंड 3 में क्या है कि प्रविष्टि की जाएगी, किस चीज की, कि सूचना किसे दी गई है। कहाँ की जाएगी प्रविष्टि? तो ये पुलिस थाने में रखे जाने वाली रजिस्टर में, या ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार कहे उसी प्रारूप में रखी जाएगी। अब कैसे प्रविष्टि की जाएगी? तो ये ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार कहे, ठीक है। अब उपखंड 4 क्या कहता है कि उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति प्रस्तुत किया जाता है, यह कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य इसमें पता है? इसमें मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ भैया कि ये धारा 48 जो है ना, इसमें 4 उपखंड है। तो चारों उपखंड में, उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3, ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। पहले में तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का जो गिरफ्तार करता है उसका कर्तव्य है। और सबसे लास्ट उपखंड में, चौथे में, उसका कर्तव्य है जिसके सामने पेश किया जाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट का। उपखंड 1, 2, 3 किसका कर्तव्य है?
तो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन की। और जो चौथा उपखंड है, ये है सिर्फ मजिस्ट्रेट का कर्तव्य, जिसके सामने उपस्थित किया जाता है। ठीक है, क्या कर्तव्य है? तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने सामने अपना नहीं अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। मतलब मजिस्ट्रेट को यह एश्योर होना होगा कि क्या सूचना दिया गया है, या उपखंड 2 उपखंड 3 में जो भी किया गया है, उपखंड 2 में क्या किया गया है कि अधिकारों के बारे में सूचित करना होगा। ठीक है, अधिकारों के बारे में सूचित करना होगा। और ये उपखंड 3 में किया गया है कि रजिस्टर में वही रजिस्टर मंगवा के देखेगा कि आपने सूचना किसे दिया, आपने किसको सूचना दिया, वो सूचना कहाँ लिखे हैं कि किसे सूचना दिया, लाइए हमको रजिस्टर पेश करिए। ये श्योर करने के लिए मांग सकता है ना जज। तो भैया ये हो गया, ये 48 पूरा हो गया आपका। ठीक है, 48 का अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने 48 का चार्ट आ गया है। ठीक है, 48 है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार मित्र को सूचना जानकारी देने की बाध्यता है। किसकी बाध्यता है? तो वो पुलिस अधिकारी की बाध्यता है, यानी व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है। इसका कुल मिलाकर 4 उपखंड दिए गए हैं। उपखंड, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा है। तो पहले उपखंड में है कि गिरफ्तारी के बारे में उस हस्ती और उस स्थान के बारे में मित्र, नातेदार या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचना दिया जाना है। अब सूचना इन लोगों को तो दिया ही जाना है, साथ में जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी जो है उनको भी सूचना दिया जाना है। ठीक है, इतना ही है। तो समझ में आया? उपखंड यही कहता है कि गिरफ्तारी के बारे में और उस स्थान के बारे में जहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है उस व्यक्ति को, उसके बारे में मित्र को, नातेदार को, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को और पदाभिहित पुलिस अधिकारी को सूचना देगा। ठीक है, कौन देगा? तो जो गिरफ्तार कर रहा है वो देगा। अब दूसरे खंड में है कि पुलिस अधिकारी सूचना देगा। इसको सूचना देगा, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपधारा 1 के बारे में सूचना देगा कि आपको अधिकार है। ठीक है, ऐसा वैसा। अब सूचना 3 क्या कहता है कि सूचना किसे दिया गया है? तो सूचना थाने में नहीं, 3 क्या कहता है भैया? 3 ये नहीं कहता है सूचना किसे दिया गया है, ये कहाँ प्रविष्टि होगी, इसकी प्रविष्टि के बारे में प्रावधान है। ठीक है, इसकी प्रविष्टि कहाँ किया जाएगा? तो थाने में रखे जाने वाले रजिस्टर में नोट किया जाएगा। ठीक है, तो सूचना किसे दिया गया है, थाने में रखे जाने वाले रजिस्टर में ये चीज नोट किया जाएगा। चौथा और सबसे लास्ट है कि मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या है। तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि उपखंड 2 और 3, उपखंड 2 में है कि गिरफ्तारी के बारे में और उस स्थान के बारे में जहाँ गिरफ्तार किया गया, ये तो पहला हो गया, सॉरी। सूचना किसे दिया गया है? सूचना देगा पुलिस अधिकारी की आपको अधिकार है ये, और एक ये प्रविष्टि किया गया है प्रविष्टि रजिस्टर में कि नहीं, ये एश्योर करे कि ये इसका पालन किया गया है कि नहीं। ठीक है, ये बड़ा इजी था यार। अब एक बात और है, मैंने आपको पहले ही बताया था, धारा 48 के पहले, दूसरे और तीसरे खंड में पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, और चौथे खंड में, उपखंड में, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि आप लोग जो है ये काम किए हैं कि नहीं। दूसरा और तीसरा उपखंड वाला जो गिरफ्तार किया है उससे पूछेगा मजिस्ट्रेट। अब चलिए आगे चलते हैं, धारा 49 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भैया, धारा 49 क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी है। तो किए गए व्यक्ति को जब लाया जाएगा, जब व्यक्ति को लाया जाता है गिरफ्तार करके, तो उसकी तलाशी ली जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है थाने में, तो उसकी तलाशी ली जाती है। जहां भी उसको गिरफ्तार किया जाता है, वहां से जब पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है, तो उसकी तलाशी ली जाती है। अब तलाशी ली जाती है कि क्या मतलब? उसके पास से जो भी मिलेगा सब ले लेगा, कपड़ा वपड़ा सब उतार लेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर बाकी सब चीजें चाहे तो पुलिस ऑफिसर ले सकता है, चाहे तो ना भी ले,
लेकिन वस्त्रों को छोड़कर, अब वस्त्र का मतलब 25 पहना हो पूरा, गोमा पे गोमा लादा हो, ये सूट पर सूट पहना हो, तो सब नहीं पहनने ना दे सकता। जो जैसे एक शर्ट पहना हो, फिर स्वेटर हो, फिर कोट हो, फिर ओवरकोट हो, उसके ऊपर गाउन हो, उसके ऊपर 2-3 और गाउन हो, 5-6 गाउन और हो, ऐसा नहीं सब पहनने देगा। अगर वो चाहे तो सब उतरवा सकता है, आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, जो नेसेसरी हो, जैसे पैंट शर्ट है, धोती कुर्ता पहनता है, धोती कुर्ता है, या लोअर टी शर्ट है, वो भी है। अगर स्त्री है तो हाँ, इस एक बात और है, तलाशी, ये जो कहा है ना कि तलाशी, ये दो लोगों की ली जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए पुरुष है, मैं बता देता हूँ, हेड नोट से ही ज्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर कोई महिला है तब क्या होगा? ये व्यक्ति अगर पुरुष है तब तो ठीक है, तब क्या होगा प्रोसेस बताता हूँ। अब जब महिला है, स्त्री, तब क्या प्रोसेस होगा तब बताता हूँ। अब तलाशी एक तो शिष्टता से होगा, ठीक है, एक तो शिष्टता से। अब ये नहीं कि उसको कहीं भी ऐसे पकड़ के उसको छुआ जा रहा है, कहीं भी उसको टच किया जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं, शिष्टता से। और कौन तलाशी लेगा? शिष्टता, एक तो शिष्टता से होगा, और दूसरा महिला अधिकारी द्वारा, महिला पीओ द्वारा। और पुलिस अधिकारी अगर महिला वहां नहीं हो तो किसी भी महिला द्वारा तलाशी लिया जा सकता है। पर एक तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, एक तो शिष्टता से होगा, और दूसरा महिला द्वारा किया जाएगा। और पुलिस पुरुष का होगा तब तो इसका पुरुष लेगा, ठीक है, पीओ ले लेगा जो मेल है, ठीक है। अब मेल पुलिस अधिकारी ले सकता है, और क्या क्या उससे अभिगृहित करेगा, क्या क्या उससे तलाशी लेने के बाद क्या क्या ले सकेगा, तो कोई भी चीजें, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सब ले सकता है। चलिए ये मिटाते हैं, ये सब हो गया। तो हेड नोट आप एक बार फिर से पढ़िए, धारा 49 का। धारा 49 क्या कहता है? धारा 49 क्या कहता है? तो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। देखिए, इसमें कुल मिलाकर कितने उपखंड हैं? इसमें तो दो ही बता रहा है क्या? नहीं, अब एक है तो और भी आगे होगा। देखिए पहले देख लेते हैं कितने उपखंड हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको बताया ना जाए, ठीक है। देखिए इसमें दो उपखंड है भैया, इसमें दो उपखंड है, किसमें? धारा 49 में। और पहले उपखंड में दो है, इसका चार्ट भी मैं बनाया हूं अच्छे से। देखिए, धारा 49 के दो उपखंड है। पहले उपखंड में कहा गया है कि जब कभी भी, अब यहाँ पर देखिए, ये पुलिस अधिकारी द्वारा है, और दूसरा यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, बिना वारंट, वारंट के बिना, या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी, यहाँ कोई भी व्यक्ति है। अब धारा 49 क्या कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, और चलिए पढ़ लेते हैं पहले। पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, यानी कि ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत, गिरफ्तारी उस परिस्थिति में हो कि आपका जमानत नहीं हो सकता, या अगर वारंट के अधीन है, ऐसी वारंट है जो जमानत ले जाने का उपबंध तो करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो जमानत ही नहीं ले सकता अपना, ठीक है। लेकिन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता। हाँ, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, मान लीजिए ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को बिना ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है जो जमानत जिसमें नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा बताता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब वो चाहे जमानतीय मैटर हो, चाहे अजमानतीय मैटर हो। तो अब अगर जमानतीय मैटर हो, अजमानतीय मैटर हो, तो जमानत इसमें कहा गया है कि एक तो जमानत नहीं ले सकता, और दूसरे में अगर जमानत ले सकता है तो वो जो, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो जमानत खुद ही नहीं दे सकता। अब क्या होगा? और दूसरे में, जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना, या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाए पुलिस अधिकारी द्वारा, या फिर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बिना वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है, और विधिक रूप से उसकी जमानत नहीं दी जा सकती, या वह जमानत देने में असमर्थ होता है। इसमें इसमें कुल मिला के कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसको, या तो परिस्थिति नंबर 2, ये दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ, इसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है, इसमें प्राइवेट पर्सन कर रहा है, बस यही अंतर है, बाकी सब लगभग सेम है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार, एक तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने की दो परिस्थिति है,
एक तो वो जमानत नहीं ली जा सकती उस मामले में, जमानत नहीं ली जा सकती। अब दूसरी परिस्थिति क्या कह रहा है कि जमानत तो ली जा सकती है, जमानत ली जा सकती है, परंतु वो जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, वो जमानत नहीं दे सकता, ठीक है। वो जमानत ली जा सकती है, लेकिन वो गिरफ्तार किया गया है जो व्यक्ति, वो जमानत ले ही नहीं सकता अपना, ठीक है, जमानत दे ही नहीं सकता। तब की तब क्या कंडीशन है? तब इसमें कहा जा रहा है कि तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, वो अधिकारी जो गिरफ्तार कर रहा है, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो उस व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसको सौंपा जाता है, जैसे मतलब प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करके लाके पुलिस अधिकारी को सौंप देता है, ठीक है, तो वो पुलिस अधिकारी जिसे सौंपा जाता है, तो जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, ठीक है, तलाशी ले सकता है। तलाशी कब लेगा? जब किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया है जिसमें जमानत नहीं मिल सकती, कि अगर मान लीजिए जमानत मिल भी सकती है, तो वो जमानत दे ही नहीं सकता, तब वह व्यक्ति उसकी तलाशी ले सकता है, पुलिस अधिकारी, ठीक है, तलाशी ले सकता है। और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है, ठीक है। एक तो तलाशी लेगा, ठीक है, तलाशी लेगा, तो तलाशी में क्या करेगा कि सब वस्तुओं को अभिरक्षा में लेगा, ठीक है, अभिरक्षा में ले लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसकी सूची बनाएगा और उसी रसीद दे देगा व्यक्ति को, ठीक है। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अपगृहित की जाती है, यानी कि कोई वस्तु अपगृहित यानी ली जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी, ठीक है, रसीद दी जाएगी, जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी, यानी कि एक तो सब चीज को अभिरक्षा में कर लिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि सूची बनाई जाएगी, ठीक है, सूची बनाई जाएगी, प्लस उसकी रसीद दी जाएगी, किसको? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ठीक है, क्या समझे? तलाशी तो ली जाएगी, लेकिन कौन लेगा? तो पुलिस अधिकारी लेगा, प्राइवेट पर्सन तलाशी नहीं लेगा। जब किस मैटर में तलाशी ले सकेगा? जब ऐसा व्यक्ति, या तो जमानत वो नहीं ले सकता अपना, या फिर ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया जिसमें जमानत हो ही नहीं सकता, मतलब जब जमानत नहीं हो सकता, चाहे वो खुद ही नहीं ले सकता, या मामला ही ऐसा है, अपराधी ऐसा है कि उसमें जमानत नहीं लिया जा सकता, तब वो तलाशी लेने का प्रावधान है। तब तलाशी कौन लेगा? तो पुलिस अधिकारी लेगा। अगर करने वाला व्यक्ति खुद ही पुलिस अधिकारी है, तो वो खुद ही तलाशी ले लेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर गिरफ्तार करता है जो तलाशी खुद नहीं ले सकता, प्राइवेट पर्सन है, तो वो तलाशी नहीं ले सकता, तो जब जिसको सौंपेगा, मतलब पुलिस अधिकारी को वो सौंपेगा, तो वो पुलिस अधिकारी तलाशी लेगा, और तलाशी लेने के बाद सब चीजों की वो अपने अभिरक्षा में लेगा, जो भी चीजें उसके पास पाई जाती हैं उसको सब अपने अपने कब्जे में लेगा, और आवश्यक वस्तुओं को छोड़ देगा। और जब कब्जे में लेगा तो उसको क्या करेगा, उसकी एक सूची बनाएगा, लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन सी चीजें इसके पास पाई गई हैं, उसको सूची बनाकर उसकी एक रसीद उस व्यक्ति को देगा, ठीक है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है खंड, कि जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो, ठीक है, यहाँ पे महिला की तलाशी है, क्या है? महिला की तलाशी। जब किसी महिला की तलाशी हो, तब ऐसी तलाशी में शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा की जाएगी। जब अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर तलाशी किसी महिला की होगी, पुरुष का होगा तब तो कोई बात नहीं, कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है, लेकिन अगर महिला की तलाशी है, तो एक तो इसमें शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा,
गलत हो गया। एक तो शिष्टता से तलाशी होगी और दूसरे किसी महिला द्वारा, ठीक है। तलाशी या तो एक तो शिष्टता से, दूसरे किसी महिला द्वारा। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे। ये रहा आपका धारा 49। और अगर वीडियो लंबी ना हुई हो तो आगे चलते हैं भैया। वीडियो आप एक बार चेक कर लीजिए कितने मिनट का हुआ। जल्दी करिए, जल्दी करिए। 45। भैया ठीक है, ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। धारा 48 तक आप लोग पढ़ेंगे, 49 तक आप लोग पढ़ेंगे। 47, 48, 49 तीन धाराएं इसमें पढ़ाए गए हैं। अब इसका देखता हूं मैं, अगर चार्ट बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ। चार्ट आपको दिखा देता हूँ 48 से। हाँ देखिए, 49 का चार्ट भैया बना है, तो आप एक बार चार्ट देख लीजिए, फिर इस सेशन को खत्म करते हैं, दूसरा बना देते हैं। इसी वक्त वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग अगर देखें तो बोर ना हो। मैं इसीलिए ध्यान रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो, मतलब 1 घंटे के अंदर ही। पहले तो मैं 30 मिनट का बनाता था जब इस बोर्ड पर बनाता था। अब इस पे मैक्सिमम, जब बैरेक्ट दिखाने लगा तो मैक्सिमम 1 घंटा। लाइव होता है तो 2 घंटा हो सकता है भाई, पता ही नहीं चलता टाइम का। लेकिन इसमें 1 घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं बनेगा, आप लोग बोर ना होइए। देखिए धारा 49 है, इसमें 2 खंड है। एक तो ये है और दूसरा महिला वाला है। एक तो पुरुष पुरुष की तलाशी, एक में महिला की है। तो पुरुष की तलाशी है, तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले उपखंड में भी 2 उपखंड है। एक में गिरफ्तारी किसके द्वारा की जा रही है? पुलिस अधिकारी द्वारा। और दूसरे में प्राइवेट पर्सन द्वारा। एक तो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हो रही है और प्राइवेट पर्सन द्वारा गिरफ्तारी हो रही है। ये पहला खंड, दूसरा खंड। इसके इन दोनों के बाद इन दोनों में एक चीज जोड़ा गया है, इसमें भी एडेड है, इसमें भी। पहले खंड के पहले उपखंड में भी ये एडेड है, और दूसरे उपखंड के दूसरे पहले उपखंड के दूसरे खंड, मतलब पहले खंड के दूसरे उपखंड के, इसमें ये भी जोड़ा गया है। तो आप क्या समझेंगे कि इन दोनों में एडेड है ये चीज जो एडेड है, ये दोनों में एडेड है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी हो रही है, चाहे प्राइवेट पर्सन द्वारा गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तारी हो रही है जिसमें गिरफ्तारी, नहीं नहीं नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती, नहीं, यहाँ पे जमानत होगा। वही तो मैं सोचा थोड़ा गलत लिखा हूँ भाई यहाँ। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये गिरफ्तारी नहीं है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, नहीं। यहाँ पर है जिसमें जमानत नहीं हो सकती। ठीक है। जिसमें जमानत नहीं हो सकती, या मान लीजिए अगर जमानत हो भी सकती है, तो ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तारी हो रही है जिसमें जमानत नहीं हो सकती। या अगर मान लो जमानत हो भी सकता है, परंतु गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, वो जमानत नहीं ले सकता, अपनी जमानत ही नहीं दे सकता कि हमको छोड़ दिया जाए। तब क्या होगा? तब पुलिस अधिकारी जो उसको गिरफ्तार किया है, वह, या वह व्यक्ति जिसने उसको गिरफ्तार किया है, वो जिसको सौंपता है, ठीक है, जिस पुलिस अधिकारी को सौंपता है, वह पुलिस अधिकारी, मतलब कुल मिलाकर तलाशी कौन लेगा? तो पुलिस अधिकारी ही लेगा, प्राइवेट पर्सन तलाशी नहीं लेगा। तो तलाशी लेने वाला पुलिस अधिकारी तलाशी लेगा। तो तलाशी लेगा, कैसे लेगा? एक तो आवश्यक वस्त्रों को छोड़ देगा, बाकी सभी वस्त्रों को अभिगृहित कर लेगा। ठीक है। उसके बाद उसकी सूची बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? उसकी रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दे देगा। ये पहले उपखंड में रहा। क्या करेगा? मैं फिर से बता देता हूँ कि जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी होती है या प्राइवेट पर्सन द्वारा गिरफ्तारी होती है, और वह गिरफ्तारी ऐसे वारंट के अधीन किया गया है जिसमें जमानत नहीं हो सकती, ठीक है, या तो जमानत नहीं हो सकती, या मान लीजिए अगर जमानत हो भी सकता है, परंतु वह गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है वो जमानत अपनी नहीं दे सकता। तब गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, या अगर कोई प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार किया है, तो वो प्राइवेट पर्सन जिससे सौंपता है, वह व्यक्ति यानी वह पुलिस अधिकारी, यानी कि तलाशी कौन लेता है? तो पुलिस अधिकारी ही लेता है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? सभी वस्तुओं को अपनी अभिरक्षा में ले लेगा, यानी सभी वस्तुओं को उससे ले लेगा, को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं अपग्रहित कर लेगा, यानी कि अपने पास ले लेगा, जमा कर लेगा। और उसके बाद उसकी सूची बनाएगा। ठीक है। उन सब वस्तुओं का नाम लिखेगा कि कौन कौन सी वस्तुएं इसके पास पाई गई हैं। उसके बाद उसकी सूची बनाकर उसकी रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दे देगा। और दूसरे उपखंड में कहा गया है, दूसरे खंड में, कि महिला की तलाशी अगर होनी है, तो उसको शिष्टता से किया जाएगा और किसी महिला द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है।
तो ये रहा भैया, बाकी आप लोग पढ़िए, आगे की वीडियो अभी बना देता हूँ, लेकिन ये अगले पार्ट में रहेगा, ठीक है। पढ़िए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भैया अगर प्लीज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपकी तरह कोई भी बच्चा, चाहे वो एलएलबी का हो, जुडिशरी का हो, जो लाखों रुपया फीस नहीं दे सकता, उसको जरूर ये शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी मीडियम के सारे बैरेक्स ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भैया, तो जहाँ अगर कमी लग रही है आपको, वो जरूर कमेंट करें कि भैया आप इसको सुधार लीजिए, या इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए। अगर आप मुझसे सीनियर है तो बताइए, जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो अगर कभी जानिए तो तुरंत आके कमेंट करिए, ठीक है। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप लोग को अपना नंबर दे देता हूँ, 9721636920। ठीक है ना। मेरा भैया नाम है एडवोकेट गोविंद मिश्रा, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग को जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और नंबर का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ये धारा पढ़ते रहिए, यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप लोग, मैंने नंबर दिया था, उस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, दिल्ली जाइए, वहाँ कोचिंग करिए अच्छी सी। कौन सी कोचिंग करनी है ये मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो। और नहीं तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चैनल देखिए, अगर आप लोग के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोचिंग कर पाए, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्चा कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी से भी जुडिशरी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस चैनल पर आपको सारे कंटेंट, बेरेक के लगभग 40-45 बेरेक्ट के सारे कंटेंट ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।